Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the different neurological diseases, cerebrovascular diseases. तो अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों की रीज़न्स का पता होना ज़रूरी है। और इन डिफरेंट सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ में एक रीज़न ये है कि ब्लड सप्लाई में कोई डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शंस आ गई हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्रेन को मिल नहीं रही। तो इनकी सबसे पहले बात करें तो ब्रेन को जो टोटल कार्डिक आउटपुट आ रहा होता है, हार्ट का तो 100% अगर कार्डिक आउटपुट पूरी बॉडी में जा रहा है तो उसका 15% जो होता है वो ब्रेन को जा रहा होता है। इन ब्रेन रिसीव्स 15% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट, जबकि जो रेस्ट ऑफ द 85% है वो ब्रेन की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में जा रहा होता है। अब जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है वो टू मेन वजल्स आ रही होती हैं, ठीक है। एक आती है इंटरनल कैरोटिड, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही होती हैं, टू वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं। ये सर्कल ऑफ विलस बनाती हैं आगे जाके, ठीक है। उसकी डायग्राम मैं आपको आगे नेक्स्ट शो कराती हूँ। और इनकी जो मेजर ब्लड सप्लाई होती है ना वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो अगर इन आगे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, इनकी आगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज होती हैं जिसके अंदर इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आती हैं। तो कहते हैं ये सारी सर्कल ऑफ विलस से राइज करती हैं और ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर जो है पास करती हैं। अब सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो उनका रेट जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। उनका रेट कैसे कम हो चुका है कि हमने जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम करने की कोशिश की है थ्रू बाय द अवेयरनेस आर थ्रू द यूज़ ऑफ द मेडिसिन, या फिर हाइपरटेंशन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो किसी हद तक कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी स्टिल 50% जितने भी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो इस वजह से आ रहे होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ की या फिर वर्टिब्रल आर्टरीज़ की या इन डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज़ की, क्योंकि इनके अंदर कोई प्लैक बन जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की अकोमुलेशन हो जाती है और उस प्लैक की वजह से जो है वो ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही होती। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है वो सर्कल ऑफ विलस की है, ठीक है। सर्कल ऑफ विलस में आप देखें वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये देखें, ये वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके टू वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके एक बेसिलर आर्टरी बना रही हैं और आगे से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और फिर साइड से ऊपर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही हैं और उनकी आगे फर्दर ब्रांचिंग में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आती है और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आती हैं। अब ये सारी आर्टरीज, अब देखें, ब्रेन के एक सेंटर वाले पोर्शन से सर्कल ऑफ विलस को निकाला गया और दिखाया गया है इनको जूम करके बड़ा करके। तो ये सारी आर्टरीज होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द होल ब्रेन। इन ब्रेन के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं लाइक फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, पैरासेंट्रल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और ये साइड पे टेम्पोरल लोब्स वगैरह, इन सबको जो आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं वो वर्टिब्रल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं। अब आगे कहते हैं कि सेरिब्रल इस्कीमिया क्या होता है। अब इस्कीमिया का हमें पता है मतलब कि टिश्यू डेथ, ठीक है। अगर टिश्यू डेथ किसकी हो रही है, ब्रेन की, डेथ ऑफ द नर्वस टिश्यूज। अब अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, फिर 5 to 10 सेकंड्स के अंदर अंदर ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी, यानी ब्रेन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई 5 to 10 सेकंड्स तक नहीं मिल रही, ब्रेन को अपनी प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या होता है कि इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है। इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज का क्या मतलब है कि इट कांट बी रिवर्स्ड, इट कांट बी रिकवर्ड, ठीक है। ये डेथ ऑफ द नर्वस टिश्यूज को हम कहते हैं। इसके अलावा अगर सेरिब्रल आर्टरी की ओक्लूजन हो जाए तो न्यूरोनल फंक्शंस जो हैं, ठीक है, न्यूरोनल फंक्शंस जो कंट्रोल कर रहा है वो 1 मिनट के अंदर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो डेथ है नर्वस टिश्यूज़ की वो आफ्टर 4 मिनट स्टार्ट हो जाती है और इसकी रिकवरी सिर्फ तब होगी अगर 5 मिनट्स के अंदर अंदर हम कोई ऐसे इंजेक्शन दे दें जिसकी वजह से वो प्लैक जो काज ऑफ द ओक्लूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर हम रिकवरी कर सकते हैं, अदरवाइज इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस यानी एक थ्रोम्बस बन गया कोरोनरी आर्टरी के अंदर, वो मेन काज होती है इन सेरिब्रल आर्टरी की ओक्लूजन्स की वजह से, या फिर कोई भी जो नर्वस टिश्यू डैमेज हो रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई। आगे सेरिब्रल सर्कुलेटरी ओक्लूजन्स की बात करी जाए तो ये ब्रेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सी आर्टरी और उसका साइज़ कितना है वो ओक्लूड हुई है। और इसके अलावा कोलेट्रल सर्कुलेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टरी है और उसको जो है वो उसके अंदर प्लैक आ गया और उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, लेकिन साइड वाली जो कोलेट्रल सर्कुलेशन है वो प्रॉपर, ठीक है, एफिशिएंटली अपना काम कर रही हैं, तो जो ब्रेन का प्रॉपर एरिया ब्लड सप्लाई का वाला है जिसकी आर्टरी अक्लूड हुई है उसको ब्लड सप्लाई मिल जाएगी कहाँ से, कोलेट्रल सर्कुलेशंस के थ्रू, ठीक है। वो कोलेट्रल सर्कुलेशंस उस एरिया ऑफ ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती रहेंगी। लेकिन अगर उस कोलेट्रल सर्कुलेशन उस एरिया में नहीं थी और उसकी मेन आर्टरी भी अक्लूड हो गई है तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन, जैसे कि मैंने पहले बताया उस एरिया ऑफ ब्रेन कौन सा है, ठीक है, वो फ्रंटल है, वो पैराइटल है, वो टेम्पोरल है, वो ऑक्सीपिटल है, वो कौन सा पोर्शन है और उस एरिया में कोलेट्रल सर्कुलेशन जो है वो कितनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम्स के बारे में।
तो सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अक्लूजन। अब जैसे मैंने पीछे सर्कुलर विलस में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से 2 आर्टरीज निकल रही थी जिसको हम कह रहे थे इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। अगर उन इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की अक्लूजन हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की जो है वो कौन कौन से पोर्शंस ऑफ ब्रेन को सप्लाई करिए पहले वो देखें तो पैरासेंट्रल लोब्यूल ऑफ कॉर्टेक्स को, ठीक है, और फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स को सप्लाई कर रही थी। अब देखें ये अक्लूड हो गया तो पैरासेंट्रल लोब्यूल ऑफ कॉर्टेक्स में जो है वो डैमेज ऑफ द नर्वस टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस और हेमीसेंसरी लॉस आ जाएगा। अब कॉन्ट्रालेटरल का मतलब ये है कि अगर राइट साइड पे हुआ है तो लेफ्ट साइड का डैमेज आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे हुआ है तो राइट साइड का। तो मेनली ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रही होता है, कंट्रोल कर रहा होता है ये पैरासेंट्रल लोब्यूल उनके कॉन्ट्रालेटरल फंक्शंस को, ठीक है। तो अगर उस कॉन्ट्रालेटरल फंक्शंस के डैमेज होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो पैरासेंट्रल लोब्यूल वाला एरिया डैमेज हो गया और पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे अगर फ्रंटल और पैराइटल लोब डैमेज हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसके अलावा फ्रंटल और पैराइटल लोब्स में पर्सनैलिटी चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि वो पर्सनैलिटी चेंजेस को कंट्रोल कर रही थी रिकॉग्निशन ऑफ सब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट्स को हम करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं वो पेशेंट कर पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा डल और ऑलवेज लेथार्जिक पर्सन हम पेशेंट को देखेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसी ना वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है ना वो करेक्टली जो है वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है ना इंटरप्रिटेशन प्रॉपर हो पा रही है। तो ये सारी चेंजेस आएंगे अगर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की अक्लूजन हो जाए। यहाँ पर आप देखें टॉप राइट साइड पे, ठीक है, तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को डिमार्क किया गया है, लेबलिंग की गई है और उसके नीचे इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की लेबलिंग की गई है। तो यहाँ पर देखें कि इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के आगे नेक्स्ट इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस निकल रही हैं अगर हम टॉप पोर्शन ऑफ ब्रेन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर प्रॉक्सिमल टू द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के करीब करीब जो है वो ओक्लूजन हुई है तो कोलेट्रल सर्कुलेशन के थ्रू इस एरिया की सप्लाई को कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो डिस्टल टू द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी डैमेज हो रहा है तो वो परमानेंट डैमेज होता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी फ्रंटल और पैराइटल लोब्स को कंट्रोल कर रही है। तो अब यहाँ पर देखें कि येलो वाला पोर्शन जो है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का है, तो इसमें सारा फ्रंटल और पैराइटल लोब्स वाला और पैरासेंट्रल लोब्यूल वाला एरिया आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कंट्रोल्स द एरिया ऑफ द कंट्रोल का मतलब ये हुआ है कि उनको ब्लड सप्लाई कर रही है ना। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एरियाज जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो येलो वाला पोर्शन है और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी नीचे, ठीक है, लोअर साइड पर आपको दिखाया गया और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ऑक्सीपिटल लोब वाले रीजन को, और यहाँ पर जो रेड वाला एरिया है वो पैरासेंट्रल लोब्यूल वाला है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखें आपको दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम को दिखाया गया है कि इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम यानी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ओक्लूजन हो गई है। तो रेड वाले ऊपर टॉप लेफ्ट में देखें तो कॉन्ट्रालैटरल लेग वीकनेस आ रही है। उसके अलावा एफेजिया आ रहा है। व्हाट इज एफेजिया? एफेजिया बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, वो ब्रेन का एरिया जो लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा है, जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो डैमेज हो रहा है जिसमें पैरासेंट्रल लोब्यूल और फ्रंटल एंड पैराइटल लोब वाला एरिया आ रहा है। तो जिसकी वजह से एफेजिया होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता पर्सन और पेशेंट, और कॉन्ट्रालैटरल लेग वीकनेस होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की अक्लूजन के। ये आपको सर्कल ऑफ विलस फिर से दिखाया गया, आप फिर से देख लें कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और फिर वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही हैं उसको, यानी ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्रंटल लोब जो होती है वो कौन से फंक्शंस कंट्रोल कर रही है। तो फ्रंटल लोब या पैरासेंट्रल लोब्यूल मीडियल फ्रंटल लोब का जो एरिया होता है वो मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशंस ऑफ कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब को, यानी ये फ्रंटल लोब के नहीं है, सॉरी, ये पैरासेंट्रल लोब्यूल के फंक्शंस हैं जिसमें वो कॉन्ट्रालैटरल लोअर लिम्ब यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की ऑपोजिट जो कंट्रोल्स हैं, यानी लेफ्ट वाला राइट के, राइट वाला लेफ्ट के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, जब ब्लैडर फुल हो जाती है, ठीक है, तो वो भी सेंसेशंस जो है और रेक्टम के फुल होने के बाद मिक्टोरेशन रिफ्लेक्स करवाता है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस को भी वो कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद देखें फ्रंटल लोब हमने पहले ही पढ़ा था कि ये डिफरेंट एपैथी हो जाती है अगर इसका फंक्शन लॉस हो जाए। एपैथी मींस लैक ऑफ एंथुसियाज्म, करेक्टली ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब ये देखें कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि थिंकिंग में, रीजनिंग में, जजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा लर्निंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, वो पर्सन जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को लर्न नहीं कर सकेगा और इसके अलावा वो रिकॉल भी नहीं कर सकेगा। और अटेंशन, ठीक है, फोकसिंग और वॉलंटरी मूवमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल कर रहा है फ्रंटल लोब। अगर फ्रंटल लोब का है वो डैमेज हो जाए तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो लॉस हो जाएंगे, और ये सारे फंक्शंस लॉस होंगे तो इनके ऑपोजिट इफेक्ट होंगे, यानी वो अगर वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई रीजनिंग में हेल्प कर रहा था तो वो रीजनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, एफेजिया हो जाएगा,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक छोटी सी आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से हो रही हैं। तो आई होप सो यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।